नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिंह। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खुलता है कि आप उसके खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। तो सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। सबसे पहले वो चैप्टर खोलूंगा जिसकी देश भर में चर्चा है, लेकिन वो बातें बताऊंगा जो आप तक अभी तक नहीं पहुंची। 35 टुकड़े करने वाले आफताब के साथ वो 4 जो डरा देंगे आपको और वो बातें आपको सुननी चाहिए। आज उन 4 के बारे में भी बताऊंगा, आफताब के बारे में भी बताऊंगा। श्रद्धा मर्डर केस की वो डिटेल लेकर आया हूं जिन्हें सुनकर आपको शॉक लगेगा। ऐसी बातें जो आप सोच भी नहीं सकते, आज वो निकल कर आई। फिर पॉलिटिक्स की क्लास में बीजेपी ने मैनपुरी में ऐसा क्या खेल कर दिया कि डिंपल यादव हार सकती हैं, यह प्रश्न उठने लगा। बीजेपी के साथ मिलकर डिंपल को हरा देगा क्या अखिलेश के घर का भेदी? वो भेदी कौन है, आज इसके बारे में भी बात करूंगा। और फिर नया नियम आ गया है, आपका क्या क्या करेगा तो आपको फाइन देना होगा। और सबसे खतरनाक, कुत्ता काटने लगे तो क्या है बचने का तरीका, क्योंकि वो पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है। कैसे छुड़वाना है, कैसे बचना है, आज वो भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन रोज की तरह, फिर खोलूंगा पहला चैप्टर। इंडोनेशिया में G20 समिट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली गए हैं और वहां इसी दौरान उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के डिनर में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग ने एक दूसरे से हाथ मिलाकर अभिवादन किया और इस दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन वहां मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में कल यानी 16 नवंबर को स्पेन, फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने वाले हैं। G20 समिट का ड्राफ्ट आज रिलीज किया गया। ड्राफ्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को शामिल किया गया है। पीएम मोदी ने समरकंद में SCO समिट के दौरान पुतिन से कहा था कि आज का समय युद्ध का नहीं है बॉस। G20 के ड्राफ्ट में इस बात को शामिल किया गया है और इसके अलावा ड्राफ्ट में लिखा गया है कि संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, संकटों को दूर करने की कोशिश, कूटनीति और संवाद महत्वपूर्ण है। आज का युग युद्ध का नहीं होना चाहिए। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसी अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को आज कोर्ट से जमानत मिल गई। पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी। हालांकि बिना कोर्ट की इजाजत के जैकलिन देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकती। इससे पहले कोर्ट ने 10 नवंबर को जमानत पर फैसला सुरक्षित रख दिया था। सुकेश चंद्रशेखर, जो महाठग बताया जाता है, उससे जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडिस भी आरोपी है। गुजरात चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया। अमित शाह ने कहा है कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और सबसे ज्यादा सीटें जीतकर बहुमत से सरकार बनाएगी। 182 सीटों वाले गुजरात में पिछली बार बीजेपी की सीटें घट गई थी और वो मात्र 99 सीट जीत पाई थी, ट्रिपल डिजिट में भी नहीं आई थी। इस बार अमित शाह दावा कर रहे हैं कि बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि नरेंद्र के लिए भूपेंद्र को जिताना है, सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। यूपी के फतेहपुर में जबरन धर्मांतरण के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। अब तक की जांच में पता चला है कि आरोपी इलाके के चर्च से जुड़े हुए थे। आरोप लग रहा है कि गरीब हिंदुओं को ईसाई धर्म अपनाने के लिए लालच दिया जाता था। कभी उन्हें मुफ्त भैंस, कभी स्कूल एडमिशन, कभी जॉब दिलाने का प्रलोभन दिया जाता था। एक हफ्ते के भीतर पुलिस ने 14 लोगों को अरेस्ट किया है। अब तक कुल 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आईपीएल के अगले सीजन के लिए सभी टीमों ने खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी। सनराइजर्स हैदराबाद ने कप्तान केन विलियमसन को रिलीज कर दिया। पंजाब किंग्स 11 ने भी पिछले सीजन के कप्तान मयंक अग्रवाल को बाहर कर दिया। मुंबई इंडियंस ने केरन पोलार्ड समेत 13 खिलाड़ियों को रिलीज किया है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स ने ड्वेन ब्रावो और इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन को रिलीज किया। केकेआर ने अजिंक्य रहाणे और इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स को रिलीज कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कोरोना हो गया।
ब्रिटेन यात्रा से लौटने के एक दिन बाद शहबाज शरीफ संक्रमित हो गए। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने बताया कि पिछले 2 दिनों से प्रधानमंत्री की तबीयत खराब लग रही थी और तब डॉक्टर्स की सलाह पर मंगलवार को उन्होंने कोविड का टेस्ट कराया, जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए। यह तीसरी बार है कि शहबाज शरीफ को कोरोना हुआ। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको बताने के बाद, उनका रिवीजन करने के बाद अब पहला चैप्टर खोलने जा रहा हूं और आपको बताऊंगा इस चैप्टर में कि 35 टुकड़े करने वाले आफताब के साथ वो 4 कौन हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए और कौन सी शॉकिंग डिटेल्स आज निकलकर सामने आई। इस वक्त श्रद्धा मर्डर केस की देश भर में चर्चा है, जिसके बॉयफ्रेंड आफताब ने 6 महीने पहले उसे मारकर 35 टुकड़े कर दिए। आप कहीं चले जाइए, लोग चर्चा कर रहे हैं, यार कैसे मार दिया, 35 टुकड़ा कर दिया, आदमी है, हैवान है, कैसे कोई ऐसा कर सकता है, अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया जिसके साथ रह रहा था। और इतना ही नहीं कि मार दिया, उन टुकड़ों को वो फ्रिज में रखकर 2 महीने तक अलग अलग जगहों पर ले जाकर फेंका और इस दौरान वो पूरी तरह से सामान्य जिंदगी भी जी रहा था, मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। और इसलिए आज ये चैप्टर खोलना जरूरी था, क्योंकि कुछ बातें हैं जो आपको कहीं और, जैसे मैं कहता हूं कि नहीं पता चलेंगी, वो बातें आज आपको बतानी जरूरी। और आज जो मैं ये चैप्टर खोल रहा हूं, इसको 2 हिस्सों में बांटूंगा। पहले आपको बता देता हूं, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के 2 हिस्से होंगे। पहला जिसमें आफताब के बारे में बताऊंगा, टुकड़े टुकड़े करने वाला आफताब, उसके बारे में क्या शॉकिंग डिटेल्स पता चली हैं। और दूसरा हिस्सा इसी चैप्टर में आपको बताऊंगा कि वो 4 कौन हैं जिनके बारे में आपको सुनना चाहिए और जिनके बारे में जब आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उन 4 का क्या कनेक्ट है आफताब से। क्योंकि अभी चर्चा सारे लोग, मैं देख रहा हूं, सिर्फ आफताब आफताब आफताब, 35 टुकड़े कर दिए, ये चल रहा। इस चैप्टर में हम आफताब और उन 4 के बारे में भी बात करेंगे और दोनों के बारे में आपको सुनना जरूरी है। आफताब की बात सब कर रहे हैं, लेकिन उन 4 की बात कोई नहीं कर रहा। जितना जरूरी आफताब के बारे में बताना है, उतना ही जरूरी उन 4 के बारे में भी बताना है। लेकिन पहले आफताब, फिर वो 4। पहले यह जान लीजिए कि श्रद्धा मर्डर केस में आज क्या क्या हुआ और जांच कहां तक पहुंची। दिल्ली पुलिस आज आफताब को लेकर महरौली के जंगलों में गई। दावा है कि यहीं पर, जो आप जंगल देख रहे हैं, यहीं पर आफताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करके फेंक दिए। दिल्ली पुलिस ने यहां क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। क्राइम सीन रिक्रिएट करना मतलब, आप जो आरोपी है उसको लेके जाते हैं, पूछते हैं कब आए, क्या किया, अच्छा इधर फेंका, ये किया, इधर फेंका होगा तो ऐसा हुआ होगा। एक एक चीज, मतलब उस वक्त क्या हुआ होगा, उसको रिक्रिएट किया जाता है ताकि समझने में मदद मिले कि क्या चीज कहां हो सकती। 3 घंटे दिल्ली पुलिस ने जंगल को खंगाला। आफताब को लेकर गए थे तो उसकी निशानी पर पुलिस ने मानव शरीर के 13 हिस्से भी इकट्ठा किए। 13 हिस्से मिले हैं और इन टुकड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि पता चल सके कि क्या ये श्रद्धा के शरीर के ही टुकड़े हैं। इसके लिए श्रद्धा के पिता से डीएनए मैच भी कराया जाए। आफताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को शहर के अलग अलग जगह पर फेंका था। दिल्ली पुलिस आफताब को कुछ और इलाकों में भी लेकर जाएगी। पुलिस फिलहाल बाकी हिस्सों की तलाश कर रही है। अब ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर आफताब ने शव के टुकड़ों को कहां कहां पे फेंका था। ये देखिए, आप दिल्ली पुलिस के जवान ह्यूमन चेन बना के आपको रोके हुए हैं ताकि मीडिया अंदर ना जा सके। लेकिन इसी जो जंगल है, इसी जंगल के अंदर आफताब को ले जाया गया है, जहां पे उससे ये पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसने शव के टुकड़ों को कहां कहां पे फेंका था और उसके अलावा और कौन कौन सी चीज थी जिसको उसने इसी जंगल में फेंका था, और क्या वो रास्ता होता था, कौन वो लोग होते थे, किस तरीके से पूरा शेड्यूल ये काम करता था आफताब का, और इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, आखिर उसको इस एड्रेस के बारे में किसने बताया था। इन सभी बातों की पड़ताल जो है वो दिल्ली पुलिस करेगी। अब जब पुलिस आफताब को पकड़ कर ले जा रही है तो मुंह ढक के चल रहा है। जब श्रद्धा के 35 टुकड़े कर रहा था तब इसको शर्म नहीं आई, तब इसको हया नहीं आई, तब इसके दिमाग में ये सब नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूं। जब उसको फ्रिज में रखकर सामान्य जीवन जी रहा था
तब चेहरा नहीं ढक रहा था। अब मीडिया के सामने वैसे ही पहले से कपड़े से सिर चेहरा ढका हुआ है, तो अब मुंह पे हाथ रख रहा है। लेकिन पेशेवर अपराधियों के व्यवहार, बर्ताव और सोच से उनके बारे में पता चल जाता, जिससे आप अलर्ट हो सकते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे क्राइम में एक बात जो है, जो सबसे ज्यादा चर्चा की जानी चाहिए, कि आफताब जैसे जो लोग होते हैं, जो सामान्य हैं, जो आसपास हैं, जो क्रिमिनल नहीं है, कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, उनके बारे में कैसे पता चलेगा भाई? श्रद्धा को कैसे पता चलता कि ये लड़का कल उसको मार के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख देगा? क्योंकि दिखने में तो सामान्य है, लेकिन पेशेवर अपराधियों से भी भयानक वारदात कर रहा है। ऐसे अपराधियों के बारे में अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन संकेत मिलते हैं जिससे वक्त रहते अलर्ट हुआ जा सकता है। वो संकेत क्या है जिससे आपको पता चलेगा कि आपके बॉयफ्रेंड के अंदर भी तो आफताब नहीं है, आपके पति के अंदर भी तो आफताब नहीं है, आपकी पत्नी के अंदर तो आफताब नहीं है, उसके दिमाग में आफताब वाली बातें तो नहीं चल रही। वो भी आज आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि श्रद्धा के शव के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखने के बाद आफताब एकदम सामान्य जिंदगी जी रहा था। एक पैसे का फर्क नहीं पड़ रहा था उसको। पुलिस के सोर्सेज बता रहे हैं कि श्रद्धा की हत्या के बाद भी आफताब कुछ लड़कियों के संपर्क में था। अब जानकारी यह पता चल रही है कि आफताब बंबल ऑनलाइन डेटिंग ऐप है, उस पर एक्टिव था, लड़कियां ढूंढ रहा था, गर्लफ्रेंड बना रहा था। कहा जाता है कि इसी डेटिंग ऐप से आफताब श्रद्धा से भी मिला था। दिल्ली पुलिस अब इस डेटिंग ऐप से आफताब की प्रोफाइल मांगेगी ताकि यह पता चल सके कि यह किस किस से मिला भाई। और सिर्फ श्रद्धा का ही मामला है कि किसी और को भी मारा रहा है, अभी पुलिस खंगाल रही है। क्या किसी और लड़की से आफताब की दोस्ती श्रद्धा के मर्डर की वजह तो नहीं थी? यह भी पता चलेगा। पुलिस डेटिंग ऐप पर आफताब के प्रोफाइल को एनालाइज करेगी, उसकी चैट्स देखेगी ताकि उसकी मनोस्थिति का पता चले। इसके जरिए पुलिस उस लड़की तक भी पहुंच सकती है जो श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब के फ्लैट पर आई। अब लड़की का क्या दोष? उसको क्या पता ये आदमी फ्रिज में अपनी गर्लफ्रेंड का सिर रखकर और बॉडी रखकर बैठा हुआ है, क्योंकि देखने से थोड़ी लग रहा है कि ये मर्डरर है। आफताब के बाकी रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए दिल्ली पुलिस उसके दोस्तों से भी संपर्क है। पुलिस आफताब के दोस्तों के जरिए भी ये पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब कई लड़कियों को डेट कर रहा था, या फिर श्रद्धा के साथ रहते हुए भी वो कई लड़कियों के संपर्क में था और श्रद्धा को धोखा दे रहा था। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। क्या अक्सर युवाओं को लगता है कि घर वाले बहुत टोकते हैं, उन्हें लगता है कि परिवार वाले उनकी जिंदगी में दखल दे रहे हैं। हमको सब ठीक पता है। अक्सर युवाओं को लगता है ये उनकी जिंदगी है, वो अपने फैसले लेने के लिए आजाद है। श्रद्धा ने भी अपने परिवार वालों से यही कहा, लेकिन परिवार वाले हर बार गलत नहीं होते, हर बार सही नहीं होते, लेकिन हर बार गलत भी नहीं होते। श्रद्धा और आफताब दोनों का परिवार मुंबई के वसई में रहता है। श्रद्धा अपनी मां और छोटे भाई के साथ रहा करती थी, पिता अलग रहते थे। 2019 में श्रद्धा और आफताब के रिश्ते के बारे में सबको पता चल गया था। 2019 में श्रद्धा अपना घर छोड़कर आफताब के साथ पहले मुंबई के नायगांव और फिर वसई में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। मतलब शादी नहीं की थी, लेकिन साथ में रह रही। परिवार वालों ने श्रद्धा को बहुत समझाया, लेकिन श्रद्धा ने कहा कि वो अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले खुद ले सकती है और आफताब के साथ लिव इन में रहना चाहती है। इसके बाद श्रद्धा 2020 में कुछ दिनों के लिए अपने घर आई थी, जब उसकी मां का देहांत हो गया था। श्रद्धा के परिवार वालों का दावा है कि श्रद्धा ने तब बताया था कि आफताब कई बार हिंसक हो जाता है, मारपीट करता है। तो जैसा कोई भी परिवार वाला करेगा, उन्होंने परिवार वालों ने श्रद्धा से कहा कि मारता पीटता है, हिंसक हो जाता है, तो छोड़ दो आफताब को। लेकिन श्रद्धा ने इसके बावजूद परिवार वालों की बात नहीं मानी। तो मैं जो कह रहा हूं कि परिवार वाले ऐसा नहीं कि हर बार 100% ही सही होंगे, कभी कभी गलत भी होंगे, लेकिन जब मार रहा है, पीट रहा है, परिवार वाले समझा रहे, तब तो सुनना चाहिए। हालांकि श्रद्धा के पिता ने इस मामले में कहा है कि उन्हें शक था कि यह लव जिहाद का मामला हो सकता है और आफताब को फांसी मिलनी चाहिए। एक बार श्रद्धा के पिता को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। तो इसके बारे में कैसे पता चला सर कि दिल्ली में है ये उसके दोस्त ने बताया कि ये दिल्ली में है।
अच्छा। और सर अब चूंकि वो गिरफ्तार हो चुका है आफ्ताब, और इस तरीके से जो घटना हुई है, तो सर अब आपकी मांगे क्या हैं? अब क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए इसमें? अगर उसने ये सही है, टेस्ट अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, रिपोर्ट आया नहीं है। जी जी। अगर ये रिपोर्ट आता है और वो सही बता रहा है तो फिर उसको फांसी होनी चाहिए। तो सर ये भी कहा जा रहा है कि ये लव जिहाद का भी एंगल इसमें आ सकता है, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे तो पहले ही शक था कि ये ऐसे ही हो सकता है। जी जी। हो सकता है ऐसा, लेकिन यहाँ कुछ माने नहीं कि मतलब वो थोड़ा अलग है, तो आप पहले नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे। जी जी जी। तो पुलिस से आपकी लगातार बातचीत हो रही है दिल्ली मुंबई में? जी जी, हो रही है। ये श्रद्धा के पिता से हमारे रिपोर्टर ने जो बातचीत की वो आपको सुनाया। श्रद्धा के कई दोस्तों और क्लासमेट्स ने भी बताया कि आफ्ताब श्रद्धा के साथ मारपीट करता था। अब चूंकि वो 2018 के बाद से ही उसके मान लीजिए कि व्यक्तित्व में परिवर्तन आने दिखने लगा था हम लोगों को। तो उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं शायद आफ्ताब का आना था। 2019 में खैर हमको पता चला है कि आफ्ताब के साथ रिलेशनशिप में है। तो 2018 से वो रिलेशनशिप में थी, लेकिन वो सीक्रेट था। 2019 में उसके बारे में पता चला। शुरुआत में सब अच्छी बातें पता चली, और लेकिन धीमे धीमे वो खुद मतलब खुलने लगी लोगों के सामने। और उसने अपनी जो बेस्ट फ्रेंड है उसको सबसे पहली बार बताया कि आफ्ताब उस पर हाथ उठाता है। और फिर अभी हाल ही की बात है, मेरे ख्याल से श्रद्धा के माताजी का देहांत होने के बाद जब ये खबर आई थी कि श्रद्धा ने मैसेज किया था अपने बचपन के दोस्त को, लक्ष्मण को, कि वो आफ्ताब से बहुत बुरी तरीके से डरने लगी है। उसको ऐसा लगता है कि आफ्ताब शायद उसकी जान भी ले सकता है। मतलब वो एक रात थी जब मैसेज किया था कि प्लीज़ मुझे यहाँ से रेस्क्यू करो, नहीं तो फिर हो सकता है कि आज रात मेरी आखिरी रात हो। यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज़ यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में, और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था, और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। श्रद्धा के दो दोस्त बता रहे हैं कि वो श्रद्धा को मारता था, पीटता था, और आफ्ताब से श्रद्धा डरने लगी थी। उसने अपने दोस्तों से कहा था, 2020 की बात शायद ये बता रहे, जब उसकी माता जी का देहांत हुआ था, कि उस श्रद्धा को लग रहा था कि तो मार ही देगा, और इन दोस्तों ने बचाया। फिर भी श्रद्धा उसके साथ रही, तब तो कम से कम उसे परिवार वालों, दोस्तों की सुन लेनी चाहिए थी। श्रद्धा कभी कभार अपने दोस्तों से फोन और मैसेज पर बात करती थी, लेकिन मई के बाद से उसका फोन आना बंद हो गया, मैसेज बंद हो गए, उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट आने बंद हो गए। उसके सोशल मीडिया अकाउंट के पोस्ट और दूसरी जानकारियों से पता चला कि इस साल मार्च में श्रद्धा और आफ्ताब हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए गए। मई में श्रद्धा ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के बीर में एक कैफे की फोटो पोस्ट की। उत्तराखंड और हिमाचल घूमने के दौरान दोनों ने मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होने का फैसला किया। वहां से लौटने के बाद दोनों दिल्ली में पहाड़गंज में एक होटल में रुके। 15 मई को दिल्ली के छतरपुर में फ्लैट में दोनों शिफ्ट हो गए, और इसके 3 दिन बाद श्रद्धा की हत्या कर दी। दिल्ली में श्रद्धा जिस घर में रहती थी, उस घर की तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। श्रद्धा दिल्ली के छतरपुर के पहाड़ी के हाउस नंबर 93/1 में आफ्ताब के साथ किराए पर रहती थी। यही वो घर है जहां उसका मर्डर हुआ। इसी घर की पहली मंजिल पर दोनों साथ रहते थे। यहां से महरौली जंगल की दूरी 500 मीटर। आसपास के लोगों ने बताया कि आफ्ताब और श्रद्धा की लड़ाई की आवाजें आती थी। इसी घर के अंदर श्रद्धा के 35 टुकड़े किए। अगर आप आफ्ताब पूनावाला का सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे तो आपको उसमें कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आफ्ताब जैसे लोग जो मर्डर कर देते हैं, इनके साइकी समझना जरूरी है, जो आगे बताऊंगा कि इनको कैसे पहचानना है। उसका सोशल मीडिया अकाउंट देखिए ना। कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। एक तस्वीर में आफ्ताब ने महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को दिखाने वाली पोस्ट शेयर की है
ये तस्वीर 29 नवंबर 2014 की है। जो महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव का पोस्ट शेयर कर रहा है, वो खुद अपनी गर्लफ्रेंड को मारता था। कैसे समझेंगे कि वहां सोशल मीडिया पे क्या ड्रामा कर रहा है और रियल लाइफ में क्या है? यही पोस्ट हो सकता है श्रद्धा ने भी देखा होगा। दूसरी तस्वीर 29 अक्टूबर 2015 की है, जिसमें दिल्ली पर पटाखे न जलाने का संदेश दिया गया था। उस तस्वीर को आफताब ने शेयर किया। जो अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान नहीं रख पा रहा है, वो दुनिया का ध्यान रख रहा है कि पर्यावरण बचा। तीसरी तस्वीर 3 अक्टूबर 2016 की है, जिसमें आफताब फलों और सब्जियों को पेशेवर तरीके से काटने के तरीके बताने वाली तस्वीर शेयर कर रहा है। अब यह पोस्ट देखकर कोई थोड़ा ही समझ पाएगा कि अगले 6 साल बाद यह अपनी गर्लफ्रेंड को काट रहा होगा। इस पोस्ट में तो सब्जी काटना बता रहा है, यह अपनी गर्लफ्रेंड काट देगा, क्योंकि यह सब सामान्य पोस्ट है जो आसपास लोग करते हैं। आफताब के बारे में अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आफताब एक शेफ था, फोटोग्राफर भी था, फूड ब्लॉगर भी था, कॉल सेंटर में काम कर चुका था और उसके बाद आईटी कंपनी में भी काम कर चुका था। आफताब कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, लेकिन जिस तरह से उसने श्रद्धा का मर्डर किया वो बहुत भयानक है। अभी तक जो डिटेल्स पुलिस से हमें पता चल पा रही हैं, दूसरे जगहों से सोर्सेज पता करके बता रहे हैं, 18 मई को श्रद्धा की हत्या कैसे हुई, जरा यह भी सुनिए। 18 मई को आफताब और श्रद्धा के बीच किसी बात पर बहस हुई। श्रद्धा ने कुछ ऐसा बोला जो आफताब से बर्दाश्त नहीं। उसने श्रद्धा को बेड पर धकेला और उसका गला दबा दिया, जिससे श्रद्धा की मौत हो गई। मतलब काट के नहीं मारा, पहले गला दबा के मारा। फिर श्रद्धा को मरा हुआ देखकर उसके हाथ पांव भी फूले, क्योंकि मर्डर शायद पहली बार किया होगा, अभी पता नहीं आगे कुछ निकल कर आए तो, लेकिन मर्डर कर दिया, मर गई। ये सोचा हो सकता है उस वक्त स्पर ऑफ द मोमेंट में नहीं सोचा होगा कि क्या होगा, तो उस वक्त टेंशन में आया। फिर सारी रात सोचता रहा कि कैसे श्रद्धा की बॉडी को ठिकाने लगाया जाए। हत्या करने के बाद रात भर आफताब ने बॉडी को ठिकाने लगाने के तरीके ढूंढे। उसने इंटरनेट पर वो तरीके ढूंढे जिससे वो श्रद्धा के शव के टुकड़े कर सकता था। मतलब उस वक्त वो तुरंत पैनिक मोड में जाने के बाद रिकवरी मोड में आया कि कैसे अब इसको ठिकाने लगाना है। इतना शातिर दिमाग चल रहा था उसका। उसने गूगल सर्च से पता किया कि फ्लोर से खून के धब्बे कैसे हटाने हैं। गूगल सर्च से पता लगाया कि खून से भरे कपड़ों को कैसे ठिकाने लगाना है। आफताब ने कुछ फिल्में रात में बैठकर, अमेरिकी क्राइम शो है डेक्स्टर, उस जैसे कुछ टीवी शो देखे रात में बैठकर। बगल में गर्लफ्रेंड का शव पड़ा हुआ है, रात में ये सब कर रहा है वो, कि शव को कैसे ठिकाने लगाना है ये सब पता चल सके। फिर श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाने के लिए आफताब ने फिल्म्स और क्राइम शो में दिखाए तरीकों का ही इस्तेमाल किया। सारी जानकारियां रात में इस आदमी ने जुटाई। देख रहे हैं इसका दिमाग। फिर आफताब ने शव को ठिकाने लगाने की प्लानिंग जब कर ली, तो हत्या करके वो श्रद्धा के शव को बेडरूम से बाथरूम में लेकर गया। अगले दिन यानी 19 मई को सुबह 11 बजे एक लोकल मार्केट गया। लोकल मार्केट से उसने 150 रुपए की आरी खरीदी श्रद्धा के शरीर को काटने के लिए। छतरपुर की एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप से उसने डबल डोर का फ्रिज खरीदा 19,000 रुपए में, जिसमें बॉडी को रखेगा। फिर अपने बाथरूम में गया। श्रद्धा के शव को 2 दिन तक 35 टुकड़ों में इसने काटा। ह्यूमन बॉडी है ना भाई, सब्जी थोड़ी है कि गए और खटखट खटखट काट दिया। 2 दिन तक इसने 35 टुकड़ों में उसको काटा है। बाथरूम में शव को काटते हुए कोई आवाज ना आए, इसके लिए नल खोल दिया इसने। शव को 35 टुकड़ों में काटने के बाद उसने बॉडी पार्ट्स को पॉली बैग में भरा, और जैसे आप सब्जी, चिकन, मटन कुछ भर के रखते होंगे, वैसा 35 टुकड़ों में काटने के बाद 35 पॉली बैग जो है वो फ्रिज में रख दिए। फिर भी इसके दिमाग में था कि दुर्गंध तो आएगी, तो दुर्गंध ना आए इसके लिए उसने रूम फ्रेशनर मारा, परफ्यूम मार दिया खूब सारा, अगरबत्तियां जलाकर रखने लगा। शव के टुकड़े करने के बाद बाथरूम को क्लीन करने के लिए एसिड का इस्तेमाल किया ताकि कोई दाग ना रह जाए। अब आपको वो फ्रिज दिखा रहा हूं जिसमें आफताब श्रद्धा के शरीर के टुकड़े रखे थे। 19,000 में नया फ्रिज खरीद के लाया गर्लफ्रेंड के शरीर के टुकड़े रखने के लिए।
बताया जा रहा है कि जिस फ्रिज में श्रद्धा के शरीर के टुकड़े रखे गए थे उसी फ्रिज का इस्तेमाल भी कर रहा था। जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि दिखने में सामान्य था, लेकिन इसका दिमाग सोचिए कितना खुराफाती, कितना क्रिमिनल माइंडेड और कितना कट्टर, कि जिस फ्रिज में इस आदमी ने, यह भी नहीं कि फ्रिज रख दिया चलो इसमें डेड बॉडी रखनी, उस फ्रिज को यूज कर रहा है। पुलिस के सोर्सेज के मुताबिक फ्रिज में शव के टुकड़ों के साथ आइसक्रीम रख रहा था, ये कोल्ड ड्रिंक रख रहा था, ये वो आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक खा पी रहा था। ये सोच के भी आपको जो है यकीन नहीं होगा कि कोई ऐसा कर सकता है। इसलिए मैंने कहा कि शॉकिंग डिटेल्स जो सोर्सेज बता रहे हैं वो निकल कर आई हैं कि फ्रिज में डेड बॉडी है, वहां कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम रख के खा रहा है। अच्छा, श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब अपने फ्लैट पर एक लड़की लेकर आया, और जब लड़की इस फ्लैट पर आई तब भी फ्रिज के अंदर श्रद्धा के शरीर के टुकड़े रखे हुए थे, सोर्सेज कह रहे हैं। मैं तो उस लड़की का सोचता हूं, वो गलती से उसने फ्रिज खोल लिया होता तो वो तो हार्ट अटैक से मर गई होती कि अंदर क्या है। ये बातें सोर्सेज बता रहे हैं। जांच आगे बढ़ेगी तो चीजें और निकल कर आएंगी। यहां यह बात समझनी होगी कि यह कोई आवेश में आकर की गई हत्या नहीं थी, यह कोई गुस्से में आया पागलपन से किया गया मर्डर नहीं है। यह पूरी तरह से प्लानिंग करके कूल माइंड से की गई हत्या है, जिसमें आफताब को कोई अफसोस नहीं, आफताब का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है, वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, लेकिन जिस तरह से अपराध किया गया है वो किसी पेशेवर अपराधी के तरीके को भी फेल करता है। आज आपको समाज में इस तरह के अपराध के बारे में जो जानकारियां हैं वो बताता हूं। जो कहा ना वो चार, वो आफताब से कैसे कनेक्ट होंगे अभी सुनिए। अपराधी बहुत आसपास का ही व्यक्ति था, घटनाओं के बारे में बताता हूं, लेकिन कोई उसके अंदर के खूंखारपन को पहचान नहीं पाया। समाज में अलग तरह का अपराध है जिसके बारे में युवा पीढ़ी और उनके माता पिता को बहुत सावधान रहना होगा। जैसा आफताब ने श्रद्धा के साथ किया, कुछ ऐसा ही देहरादून में राजेश ने अपनी पत्नी अनुपमा के साथ किया। 17 अक्टूबर 2010 को राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी अनुपमा की तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके लाश के 72 टुकड़े किए और उन्हें डीप फ्रीजर में रख दिया। जैसे इसने 35 टुकड़े किए, उस आदमी ने 72 टुकड़े में अपनी बीवी को काट दिया और धीरे धीरे मसूरी के जंगलों में उन टुकड़ों को फेंकने लगा। और यह राजेश पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, कोई क्रिमिनल नहीं था। उसने 1999 में दिल्ली की रहने वाली अनुपमा से लव मैरिज की थी। यहां भी प्यार था, सो कॉल्ड प्यार। बीवी को काट दिया 72 टुकड़े। यहां भी वही सवाल, ये कैसा लव था जिसमें 11 साल के रिश्ते के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी, उसको 72 टुकड़े में काट दिया। और राजेश ने यह भी नहीं सोचा कि उसके 2 छोटे बच्चे थे। पत्नी की हत्या के साथ उसने अपने बच्चों की परवरिश और उनके भविष्य की भी हत्या कर दी। यह हत्या भी पूरी सोच समझकर की गई। राजेश गुलाटी को उम्र कैद की सजा मिली थी, लेकिन यह याद रखिए कि राजेश गुलाटी भी सामान्य दिखने वाला एक सामान्य आदमी था, जिसको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह ऐसी नृशंस हत्या कर सकता है। इसी तरह की हत्या करने वाले अपराधी जो पेशेवर अपराधी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस भयानक तरीके से हत्या की, उसका हाल ही का एक और केस आपको बताता हूं। 15 दिन पहले 1 नवंबर को दिल्ली के पश्चिम बिहार के इलाके में 3 लोगों का मर्डर हुआ। मारे गए लोगों की पहचान समीर आहूजा, शालू आहूजा और उनकी नौकरानी के तौर पर। इन तीनों को बड़ी बेरहमी से मारा पीटा गया और फिर गला काटकर हत्या की। शुरुआत में लगा कि लूटपाट के इरादे से इन लोगों को मार दिया गया है, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि शालू आहूजा, जो अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी, उनके यहां स्टाफ में 2 कर्मचारी थे जिन्हें काम में लापरवाही की वजह से शालू आहूजा ने डांटकर नौकरी से निकाल दिया। पुलिस के मुताबिक इस अपमान का बदला लेने के लिए दोनों कर्मचारियों ने मर्डर की योजना बनाई और हत्या कर दी। पार्लर में काम करने वाले लोग, आसपास सामान्य लोग जो घूम रहे हैं, उसमें से लोग मार दिया, क्योंकि मेरे को बेइज्जत किया इसलिए मार दिया। हत्या के वक्त नौकरानी चश्मदीद थी तो उसको भी मार दिया। बाद में ये आरोपी पकड़े गए। सोच रहे एक डांट का बदला लेने के लिए हत्या कर दी। किस लेवल पे लोग चले जा रहे हैं। इसी तरह का आपको 2006 का एक केस बताता हूं। यह चंद्रकांत झा नाम के एक सीरियल किलर की कहानी है। यह भी कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, लेकिन इसने जिस तरह से हत्याएं की वो पेशेवर अपराधी को भी फेल कर दी। 20 अक्टूबर 2006 को एक आदमी दिल्ली के
हरिनगर पुलिस थाने में फोन करके कहता है कि उसने तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के ठीक बाहर एक लाश फेंक दी है, रख दी है। पुलिस के होश उड़ गए। देखा तो वास्तव में तिहाड़ के गेट नंबर 3 के बाहर एक सिर कटी लाश थी, जिसके सिर, हाथ, पैर गायब थे और उसको बोरे में ऐसे पैक करके रख दिया। लाश के साथ एक चिट्ठी डाल दी, पुलिस को चुनौती देते हुए, हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ, अभी और गिफ्ट आने वाले। अब अच्छा, उस दौर में सीसीटीवी उतना था नहीं, तो अपराधी को फायदा उठा रहा था, ऐसा नहीं कि सीसीटीवी में आ गया। पुलिस कुछ कर नहीं पाई, कुछ मिला नहीं, क्योंकि भाई उस तरह से कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। 6 महीने बाद अप्रैल 2007 में तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर ठीक उसी जगह एक और लाश मिली और दिल्ली पुलिस को चुनौती देने वाली चिट्ठी भी मिली। पुलिस के लिए एक ब्लाइंड केस था, उनके पास इस अपराधी को पकड़ने का कोई क्लू नहीं था, लेकिन जांच इस आधार पर आगे बढ़ रही थी कि यह आदमी पुलिस से बहुत नफरत करता। चिट्ठी में लिखी थी उसके आधार पर। इस दौरान अपराधी दिल्ली पुलिस को फोन करके उकसाता था। वो दिल्ली के जिस जिस इलाके से फोन करता था, वहां पुलिस ने अपने आदमी लगाए। आखिरकार मई 2007 में पुलिस ने चंद्रकांत झा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जिस दिन चंद्रकांत को अरेस्ट किया गया, तब तक वो 7 लोगों का मर्डर कर चुका था। पुलिस की जांच में सामने आया कि 1998 में एक केस में दिल्ली पुलिस ने चंद्रकांत को अरेस्ट कर लिया था और इस दौरान तिहाड़ जेल में एक हवलदार के बुरे व्यवहार से वो बहुत नाराज था, इसलिए वो पुलिस से बदला लेना चाहता। लेकिन पुलिस से बदला लेने के लिए मार नॉर्मल लोगों को, सामान्य लोगों को रहा था, जिनका कोई अपराध नहीं। इस केस में दूसरी बात यह भी सामने आई कि चंद्रकांत अपना अपमान सहन नहीं कर पाता। वो जिन लोगों की हत्या करता था वो ज्यादातर गरीब मजदूर लोग हुआ करते थे। मारने से पहले उनसे दोस्ती करता था, छोटी मोटी मदद करता था, अपने घर ले जाकर रखता था, खाना खिलाता था। लेकिन उनमें से कोई आदमी चंद्रकांत के ईगो को अगर ठेस पहुंचा दे, बस मार दिया। 2007 से शुरू हुए ट्रायल के बाद 2013 में कोर्ट ने चंद्रकांत को दोषी करार दिया और उसे एक केस में फांसी दी। 2 केस में उम्र कैद की सजा मिली। बाद में हालांकि चंद्रकांत की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। यह तो हुई भारत के ऐसे लोगों की बात जिसमें हत्यारा बहुत करीबी आदमी था, सामान्य आदमी था, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। अब एक केस अमेरिका का भी आपको सुनाता हूं, जिसमें रिश्तों की बहुत बेरहमी से हत्या हुई। यह आदमी जिसे आप देख रहे हैं, इसका नाम एडमंड केम्पर है। एडमंड ने 1960 और 70 के दशक में 10 लोगों का मर्डर किया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह उसने अपने बचपन में शुरू कर दिया था। देखिए ना, कहीं कहीं से लग रहा है कि आदमी मार देगा। लोग सोचते होंगे चलो इसके साथ चाय पी के आते। मार दिया 10 लोग। पहले जानवर मारे, फिर परिवार के लोगों की हत्या करने लगा। माता पिता के बिगड़ते रिश्तों की वजह से एडमंड को अपने नाना नानी के यहां भेजा गया, जहां नाना नानी की रोकटोक उसे पसंद नहीं थी। इस बात से नाराज होकर नाना नानी को गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद कुछ साल की जेल हुई, तब तक वो एक हत्यारा बन चुका था। जेल से बाहर आने के बाद उसने अपनी कई गर्लफ्रेंड बनाई और जैसे ही कोई दोस्त बनकर अगर इसका अपमान कर देती तो उसकी हत्या कर देता था। इसने अपनी 4 गर्लफ्रेंड की हत्या की। इसके बाद 1973 में इसने अपनी मां को भी बेरहमी से मार डाला, मां को मार डाला। यह केस दुनिया भर के क्राइम एक्सपर्ट्स के लिए एक केस स्टडी बन गया। और ये वो जो 4 केसेस आपको बताए, ये इसलिए बताए कि आप समझें कि आफताब जो है ना, वो अकेला नहीं है। ऐसे कितने आफताब घूम रहे हैं आपको पता नहीं। इन सारे केस में एक बात सबसे कॉमन है कि हत्यारा बहुत करीबी आदमी था, सामान्य आदमी था, क्रिमिनल रिकॉर्ड वैसा नहीं था। अब सवाल यह है कि अपने आसपास ऐसे लोगों की पहचान कैसे करेंगे? उसके मन में क्या चल रहा है कैसे जानेंगे? आपका बॉयफ्रेंड आफताब है नहीं, या आपकी गर्लफ्रेंड के अंदर आफताब दिमाग में चल रहा है या नहीं, कैसे जानेंगे? मन ही मन की इतनी नफरत कर रहा है कि आपको मार देगा, ये कैसे पता चलेगा? इसकी पहचान करने के लिए कुछ तरीके हैं और ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उस व्यक्ति के व्यवहार पर ध्यान दें। अगर वो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो रहा है और इस लेवल पे नाराज हो, देखिए नाराजगी बहुत लोगों को होती है, लेकिन इस लेवल पे नाराज हो जा रहा है जो आपको देख के डर पैदा कर दे, तो इसको इग्नोर मत कीजिए। पहले से बातचीत करना कम तो नहीं कर दे रहा है, आपको पहले की तरह समय नहीं दे रहा है, तो कुछ तो दिमाग में चल रहा है। अपनी गलतियों पर आपसे बातचीत कर रहा है या आपसे बार बार झूठ तो नहीं बोल रहा। गुस्से में आकर अगर हाथ उठाया जा रहा है तो समझ जाइए कि रिश्ता गलत ट्रैक पर है।
भाई श्रद्धा के साथ क्या हुआ? वो खुद दोस्तों को बता रही है कि ये मुझे मारता है, पीटता है और आज मुझे नहीं बचाओगे तो मुझे मार देगा। ये होने के बाद वो उसके साथ रही और बाद उसने मार दिया ना। उसको उसी वक्त सचेत हो जाना चाहिए था। इतनी इंडिपेंडेंट लड़की, क्या जरूरत थी ऐसे आदमी के साथ रहने? तो अगर आपको कोई मारना शुरू कर रहा है रिश्ते में, हाथ उठा रहा है, बॉस उसी वक्त विरोध कर दीजिए। बोलिए हेलो, मारपीट नहीं, बात करो। मार कैसे दी? किसी ऐसी परिस्थिति में अपने परिवार, रिश्तेदार या नजदीकी दोस्तों से अपने मन की बात जरूर शेयर कीजिए। ये सारी बातें मानसिक व्यवहार से जुड़ी हुई हैं, इसलिए किसी साइकियाट्रिस्ट की सलाह ले सकते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि रिश्तों में ईमानदारी रखिए और अगर प्यार से साथ नहीं रह सकते, नौबत मारपीट की आ गई है तो अलग होना ही बेटर है बस। अगर श्रद्धा ने इस बात पर ध्यान दिया होता तो शायद आज वो जिंदा हो। इसलिए आपको आफताब और उन 4 के बारे में भी बताया कि आप समझें ये ऐसे कितने आफताब घूम रहे हैं। बचने की, सचेत होने की, अपने रिश्तों को खंगालने, उसको एनालाइज करने की जरूरत है ताकि कोई और श्रद्धा ना बने। पाठशाला में अब पॉलिटिकल क्लास। मैनपुरी का उपचुनाव है, उसका चैप्टर खोल रहा हूं और आपको बताऊंगा कि क्या बीजेपी ने मैनपुरी में खेल कर दिया है और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी का चुनाव हार सकती है। मैनपुरी की लोकसभा सीट एक तरह से समाजवादी पार्टी की पारिवारिक सीट है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह के परिवार के ही सदस्य को यहां से टिकट दे दिया। उपचुनाव हो रहा है और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को यहां से कैंडिडेट बनाया। लेकिन क्या अखिलेश और डिंपल मुलायम सिंह यादव की विरासत को मैनपुरी में संभाल पाएंगे, बचा पाएंगे? यह बड़ा सवाल तब से उठ गया जब से बीजेपी ने मैनपुरी के लिए अपना कैंडिडेट घोषित किया और यह वो कैंडिडेट है जिसकी वजह से डिंपल के लिए मैनपुरी में जीतना आसान नहीं होगा। अच्छा, बहुत लोग सोच रहे थे बीजेपी जो है वो अपर्णा यादव को उतार देगी। बीजेपी ने खेल कर दिया, उसने अपर्णा यादव को टिकट नहीं दिया। किसको दिया? बीजेपी ने मैनपुरी में डिंपल यादव के सामने जो कैंडिडेट उतारा उनका नाम है रघुराज शाक्य। ये है भाई साहब, रघुराज शाक्य के जरिए बीजेपी मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। अब आप कहेंगे अपर्णा को दे देते, परिवार की लड़ाई होती, हो सकता है अपर्णा जीत जाती, लेकिन बीजेपी का कैलकुलेशन कुछ और है। आज वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि क्यों चांसेस बताए जा रहे हैं कि हो भी सकता है कि डिंपल यादव हार जाए। बीजेपी ने कैंडिडेट उतारने में जातिगत समीकरण का ध्यान रखा क्योंकि मैनपुरी में बड़ी संख्या में शाक्य वोट भी है। इसके बाद बीजेपी ने मैनपुरी उपचुनाव की तैयारी पहले से ही की है। तब डिंपल यादव का नाम भी नहीं आया था। बताया तो यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा में प्रचार के लिए जा सकते हैं। अच्छा, अगर अपर्णा यादव को टिकट देते तो यह होता है परिवार को लड़ा रहे। अभी यह रघुराज सिंह शाक्य को टिकट देने से यह मैसेज चला गया कि शाक्य समाज के किसी व्यक्ति को आगे ला रहे हैं, परिवार को लड़ाने में विश्वास नहीं है, तो वो मैसेजिंग भी हो गई। अब आप कहेंगे रघुराज सिंह शाक्य कैसे हरा देंगे डिंपल यादव को? हराएंगे या नहीं ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन आप रघुराज सिंह शाक्य की प्रोफाइल देखेंगे तो यह बहुत दिलचस्प है और आपको पता चलेगा कि क्यों यह कहा जा रहा है कि हो सकता हरा दे। बीजेपी ने क्यों रघुराज सिंह शाक्य को मैनपुरी में कैंडिडेट बनाया, सुनिए। रघुराज सिंह शाक्य अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव के करीबी हैं, तो बीजेपी ने अखिलेश के चाचा के करीबी को टिकट दिया है। रघुराज सिंह शाक्य शिवपाल की पार्टी पीएसपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं। इटावा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर 1999 और 2004 में सांसद रह चुके हैं। यानी ये समाजवादी पार्टी की राजनीति और मुलायम परिवार की राजनीति को अच्छे से जानते हैं। और जिस तरह से अखिलेश और शिवपाल का टकराव है, उसमें शिवपाल के करीबी को मैनपुरी से उतारकर बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया। कहने को तो कहा जा रहा है कि शिवपाल जो है वो बहुरानी के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन उनका आदमी तो बहुरानी को टक्कर दे रहा है और इसलिए कहा जा रहा है कि मैनपुरी का चुनाव दिलचस्प हो गया। अगर आप 2019 का चुनाव देखें और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर देखें तो आपको पता चलेगा कि क्यों बीजेपी ये चुनाव जीत भी सकती है, क्यों ये बातें कही जा रही हैं। इसको जरा समझिए। जिस मैनपुरी सीट की बात कर रहा हूं
उत्तर प्रदेश के लिहाज से यह बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि अखिलेश यादव अगर पिता की विरासत नहीं बचा पाए तो क्लियर मैसेज चला जाएगा कि यह तो बहुत बुरी हालत में है। और 2024 के लिए बीजेपी यूपी में पहले से ही फ्रंट फुट पर होगी, अभी भी रहती है लेकिन और फ्रंट फुट पर। मैनपुरी में 2019 में जीत का अंतर कितना था? जीत का अंतर था उस वक्त 94,389 वोट। 2019 के लोकसभा चुनाव का बता रहा हूं, मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे, उस वक्त समाजवादी पार्टी 94,000 वोट से जीती मैनपुरी की सीट। अब आप कहेंगे ये तो अच्छा खासा मार्जिन है, रुकिए। 2014 की इसी सीट पर जीत का अंतर समाजवादी पार्टी के लिए था 3,64,666 वोट। अब आप सोचिए, जो चुनाव मुलायम सिंह यादव लड़ रहे हैं, जो चुनाव मुलायम सिंह यादव ये कहते हुए लड़ रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा और इसलिए बीजेपी ने वहां अपने प्रचारक तक नहीं भेजे, स्टार प्रचारक तक, बीजेपी का कोई बड़ा नेता पर 2019 में प्रचार करने नहीं गया, उसके बावजूद जो जीत का मार्जिन है वो आप देखिए 3,64,666 वोट से घटकर मात्र 94,389 रह गया। यानी मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के जीवित रहते ही बीजेपी ने जीत का अंतर बहुत कम कर दिया। और यह भी याद रखिए कि वहां बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक नहीं उतारे मुलायम सिंह जी के लिए, बोला कि अच्छा चलिए आखिरी चुनाव है, आप जीतिए। कैंडिडेट उतारा लेकिन उसको बहुत समर्थन नहीं मिला कि हम बड़े नेता जाएं प्रचार करें। और बीएसपी और समाजवादी पार्टी चूंकि मिलकर लड़ रहे थे तो बीएसपी का कैंडिडेट नहीं था, उसके बावजूद जीत का मार्जिन कहां 3 लाख से घटकर 90,000 पर आ गया। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि जब मुलायम सिंह नहीं है और बीजेपी ने ऐसा कैंडिडेट उतार दिया है जो शिवपाल यादव का करीबी रहा है और समाजवादी पार्टी की राजनीति को समझता है, उस समाज से आता है जिस शाक्य समाज जहां पर जिनका बड़ा वोट बैंक है वहां पर, तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है और डिंपल यादव की जीत आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी को मैनपुरी में डिंपल यादव और अखिलेश यादव के लिए कड़ा मुकाबला बनाने के लिए अब कितना वोट चाहिए आप देखिए ना भाई। मुलायम सिंह के रहते जीत का अंतर 94,000 है। अब अगर बीजेपी को 95,000 एक्स्ट्रा वोट मिल जाए, अगर मान लें कि सारा समीकरण वैसे ही बैठा, तो बीजेपी को मात्र 95,000 वोट और चाहिए। अगर ये मान रहे हैं कि डिंपल यादव को भी उतना ही वोट आ जाएगा जितना मुलायम सिंह जी को आया, तो अब ये 95,000 वोट कहां से लाएगी बीजेपी भाई? कैसे आएगा? ये भी बीजेपी को दिख रहा है, इसलिए उन्होंने कैंडिडेट उतारा। इसको समझने के लिए कि ये 95,000 वोट कहां से आएंगे, जो मैनपुरी की लोकसभा सीट है, मैनपुरी लोकसभा, उसके अंदर जो विधानसभा की सीटें हैं उनको समझना होगा। और विधानसभा सीट के कैलकुलेशन से आपको पता चलेगा कि ये 95,000 वोट कहां से आएंगे। 5 विधानसभा आती है मैनपुरी लोकसभा सीट के अंदर, 5 विधानसभा। इस बार के विधानसभा चुनाव को अगर आप देखें जो अभी हुआ, तो इन 5 में से 3 जो है वो समाजवादी पार्टी ने जीती और 2 बीजेपी के पास है। 5 में से मैनपुरी बीजेपी के पास विधानसभा सीट, भोगांव बीजेपी के पास, किशनी समाजवादी पार्टी के पास, करहल समाजवादी पार्टी के पास और जसवंत नगर समाजवादी पार्टी के पास। करहल से कौन जीता है? अखिलेश यादव। तो अगर इसको आपको लिख के बता दूं तो यहां 5 सीटें हो गई मैनपुरी, ये बीजेपी के पास, भोगांव ये बीजेपी के पास, किशनी ये भी समाजवादी पार्टी के पास, और करहल ये समाजवादी पार्टी के पास, और जसवंत नगर जहां से शिवपाल यादव जीते हैं, अखिलेश यादव के चचा, वो भी समाजवादी पार्टी के पास। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जसवंत नगर का विधानसभा का रिजल्ट। ये जो सीट है ये बहुत बड़ा खेल कर सकती है। इसका रिजल्ट 2022 का जसवंत नगर का देखिए क्या रहा। शिवपाल को कितने वोट मिले? शिवपाल यादव को
शिवपाल यादव को वोट मिले 1,59,000 और बीजेपी को यहां पर वोट मिले थे 68,000, 68,000 विधानसभा। अब अगर शिवपाल यादव का बेहद करीबी वहां से चुनाव लड़ रहा और शिवपाल यादव न भी बोले, इशारों इशारों में भी काम हो, तो बीजेपी, मैंने आपको बताया था कितना चाहिए वोट, 95,000 और चाहिए अगर सब कुछ समीकरण पिछले जैसा रहता है। तो 1,59,000 में से 95,000 खींचना शिवपाल यादव की सीट पर उनके अपने करीबी के लिए कौन सी मुश्किल बात है। मैनपुरी सीट वैसे तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि अपने गढ़ में समाजवादी पार्टी की पकड़ लगातार कमजोर हुई है। आप देखिए क्यों कहा जा रहा है कि डिंपल यादव हार सकती हैं। 2009 में देखिए समाजवादी पार्टी के पास वोट प्रतिशत था 56% वोट शेयर था, वोट प्रतिशत 2009 में। बीएसपी के पास था 31% और बीजेपी के पास 2009 में मैनपुरी में वोट प्रतिशत था मात्र 8% और जीत का मार्जिन जो था वो 1,70,000 का था वोट का। ये 2009 का बता रहा है। 2014 इसमें समाजवादी पार्टी के पास वोट शेयर 59%, बढ़ गया 3%। बीजेपी का वोट शेयर जो है वो बीजेपी से पहले बीएसपी का वोट शेयर घट के हो गया 14% और बीजेपी का वोट शेयर हो गया बढ़कर 23%, 8% से सीधा बढ़कर 23% और जीत का मार्जिन 3,60,000 वोट। फिर 2014 का ये हो गया 2014 उपचुनाव हुआ क्योंकि मुलायम सिंह ने ये सीट छोड़ी। उपचुनाव में क्या हुआ भाई, समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़कर हो गया 64%, तेज प्रताप सिंह यादव यहां से लड़े। बीजेपी का वोट परसेंट हो गया 32%, 32% और जीत का मार्जिन 3,20,000, फिर 3 लाख। अब आइए 2019 में क्या हुआ। समाजवादी पार्टी को 53% वोट शेयर मिला, बीजेपी को मिला 44% और जीत का मार्जिन घटकर हो गया मात्र 94,000 वोट। अब आप देखिए कि क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी जीत सकती है, डिंपल यादव हार सकती है। एक तो मैंने बताया कैंडिडेट कौन है, कैसे जो है वो दूसरी तरीके से, मतलब आप कहिए कि इशारों में शिवपाल यादव भी खेल कर सकते हैं बीजेपी के पक्ष में। लेकिन आप सफर देखिए बीजेपी का, 2009 में जो बीजेपी 8% पे थी वो 2019 में 44% है, 36% का गेन है, 36% का वोट शेयर बढ़ा है। और जो समाजवादी पार्टी 56% से होते होते 64% पे गई थी, वो कर आ गई 53% पर। और वो 53% कब है 2019 में, जब समाजवादी पार्टी के सामने इसके साथ बीएसपी लड़ रही है और मुलायम सिंह के लिए प्रचार नहीं हो रहा, मुलायम सिंह के खिलाफ प्रचार नहीं कर रही है बीजेपी। जीत का मार्जिन घट गया, वोट प्रतिशत घट गया और बीजेपी ऊपर चली गई। और अगर आप इसको समझें कि मायावती इस बार भी अपना कैंडिडेट नहीं उतार रही है, तो मायावती जब कैंडिडेट, मायावती का वोट किधर गया देखिए, 31% से घटकर जब 14% हुआ तो किसका वोट बढ़ा, बीजेपी का। जब 2014 उपचुनाव में नहीं लड़ी बीएसपी तो किसका वोट बढ़ा, बीजेपी का। और जब 2019 में बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ गई, कैंडिडेट नहीं उतारा, तो किसका वोट बढ़ा 44%, बीजेपी का। तो इस बार भी मायावती कैंडिडेट नहीं उतार रही हैं, तो बीजेपी का वोट बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है। अब आपको यहां याद रखना होगा कि यूपी में इसी साल रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए। दोनों सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ थी, तो बीजेपी पहले भी गढ़ में सेंध लगा चुकी है। बीएसपी अध्यक्षा मायावती ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी सीट बचाना चुनौती है। वो लिख रही हैं कि अगले महीने मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा के लिए उपचुनाव में है। ये उन्होंने 7 नवंबर को ट्वीट किया था। आजमगढ़ की तरह ही सपा के सामने अपनी इन पुरानी सीटों को बचाने की चुनौती है।
देखना होगा कि क्या सपा ये सीटें भाजपा को हराकर पुनः जीत पाएगी या फिर वो भाजपा को हराने में सक्षम नहीं है, यह पुनः साबित होगा। आजमगढ़ के उपचुनाव में बीएसपी को 2,66,000 वोट मिले और बीजेपी 8,000 वोट से जीत गई। तब यह आरोप लगा था कि बीएसपी ने समाजवादी पार्टी को नुकसान किया, लेकिन रामपुर के उपचुनाव में बीएसपी का कैंडिडेट नहीं था, लेकिन बीजेपी वहां भी 42,000 वोट के अंतर से चुनाव जीती थी। हालांकि डिंपल के पक्ष में भी कुछ बातें हैं, ऐसा नहीं कि एक तरफा मुकाबला बीजेपी जीत रही। डिंपल यादव के पक्ष में क्या है? पहली बात तो यह कि मुलायम सिंह के निधन के बाद एक सिंपैथी वोट होगा जो उनके पक्ष में जा सकता है। दूसरी बात, मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का परंपरागत 50% वोट है, कट्टर वोट, क्योंकि आप देखिए कभी भी समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 50% से नीचे नहीं गया। तीसरी बात, शिवपाल यादव का बयान जिसमें उन्होंने कहा कि घर की बहू के साथ हैं। हालांकि लोग कह रहे हैं कि वो बहू के साथ है और उनका कैंडिडेट बीजेपी के साथ है, उनका करीबी बीजेपी के साथ है, तो वो किधर हैं मन से ये पता नहीं चल रहा। चौथी बात, मैनपुरी के प्रचार में समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों में शिवपाल का नाम भी है। और पांचवी बात, बीएसपी का चुनाव न लड़ना। लेकिन ऐसे में इतना तो मान के चलिए कि मैनपुरी का यह चुनाव बहुत दिलचस्प, एक तरफा जीत मिल जाए, इसको लेकर तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये लग नहीं रहा। और अगर डिंपल यादव चुनाव हार जाएं तो बहुत आश्चर्य भी नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी सिस्टमैटिकली बहुत तरीके से समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगा रही है। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल रात फिर मुलाकात होगी 8:50